Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Water Vision at 2047. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, क्यों हम लोग वाटर रिलेटेड आर्टिकल कवर कर रहे हैं। तो देखिए, इंडिया के अंदर पहली बार ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर कंडक्ट कराई गई है इन भोपाल। तो पहली बार इस तरह का एक कॉन्फ्रेंस कराया गया है एंड दिस कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था वाटर विजन एट 2047, यानी कि जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब तक हमारे देश में वाटर रिलेटेड जो इश्यूज होंगे उसके किस तरीके से सॉल्यूशंस निकालने हैं, वो मेन पर्पस था या एरिया ऑफ कंसर्न था इस कॉन्फ्रेंस का। तो वाटर रिलेटेड जो मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर वो आपको इस डेटा से ही समझ आ जाएगा। वाटर रिलेटेड जब भी सवाल आए मेंस में तो आप इस डेटा के साथ अपने आंसर को ओपन कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर वी हैव 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट वी हैव ओनली 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो नेचुरल सी बात है कि हमारे यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी इज़ अ बिगर प्रॉब्लम और इस कारण से स्टेट्स के बीच में लगातार डिस्प्यूट्स होते रहते हैं फ्रेश वाटर शेयरिंग को लेकर के, रिवर वाटर को शेयर को लेकर के स्टेट्स के बीच में लगातार डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। कई सारे डिस्प्यूट्स हैं, जैसे आप देखो रावी और बियाज नदी को लेकर के डिस्प्यूट है पंजाब हरियाणा राजस्थान में, नर्मदा नदी को लेकर के डिस्प्यूट है मध्य प्रदेश गुजरात में, कृष्णा को लेकर के महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक रिवर डिस्प्यूट लिखना हो, मान लीजिए कि मेंस आंसर में तो आप बहुत ज़्यादा तो लिख नहीं सकते, तो आप सबसे जो क्लासिकल डिस्प्यूट है वो तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इस डिस्प्यूट तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो स्टेट्स के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर के एक मेजर कन्फ्लिक्ट होता रहता है, फ्रिक्शन होता रहता है और कारण सरल है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट इंडिया इज़ नॉट ब्लेस्ड विथ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब इसमें एक और मेजर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। इस कारण से यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या सेंट्रल वाटर कमीशन, ये कोई मेजर रोल नहीं प्ले कर पाते हैं इन रिजॉल्विंग सच डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स। दे एट बेस्ट कैन प्ले एन एडवाइजरी रोल। इसी कारण से एक कमिटी बनाई थी भारत सरकार ने, अशोक चावला पैनल। इसने रेकमेंड किया था कि वाटर शुड बी पुट ऑन कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तभी जाकर के सेंटर और स्टेट मिल करके इस मामले को रिजॉल्व कर पाएंगे। भारत सरकार के पास भी, यूनियन गवर्नमेंट के पास भी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर हो पाएंगे वाटर रिलेटेड इश्यूज को लेकर के, इफ़ वाटर इज़ मेड अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए कहा कि इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल to make water a subject of collaboration, coordination and cooperation between states। वाटर को लेकर के झगड़ा करने से कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है नहीं। वाटर को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें हैं वो जरा एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट द जुरिडिक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, जहाँ पे लिस्ट 1 डील्स विद द यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 deals with the state list and list 3 deals with the concurrent list। तो list 2 that deals with the state list उसका एंट्री नंबर 17 है वाटर से रिलेटेड, जहाँ पे वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कनाल, ड्रिंकेज, एम्बैंकमेंट्स या वाटर स्टोरेज, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती हैं अंडर एंट्री 17 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7। भारत सरकार के पास भी वाटर रिलेटेड पावर है, बट दैट पावर कम्स ओनली इन केस ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। तो इंटर स्टेट रिवर को डेवलप करना और रिवर वैलीज को डेवलप करना, बस इतना पावर भारत सरकार के पास है। इंटर स्टेट, अगर कोई नदी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में शेयर हो रही है तो उस रिवर के वैली को डेवलप करना, इतना पावर है भारत सरकार के पास अंडर एंट्री नंबर 56 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल
7 विच डील्स विथ यूनियन लिस्ट। वहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 की बात की जाए विच इज़ अ फंडामेंटल राइट, विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, तो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स के हिसाब से एक्सेसिबिलिटी टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। आपको पता होगा आर्टिकल 21 दैट टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, इसके डायमेंशंस को लगातार सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड किया है थ्रू वेरियस जजमेंट्स। तो फिर इसी दौरान फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा डिक्लेयर किया है ऑफ राइट टू लाइफ। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। अब जरा देखते हैं कि संविधान में क्या प्रोविजंस लिखे गए हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली डील्स विथ दिस मैटर। यहां पे दो बातें लिखी गई हैं आर्टिकल 262 में। पहला ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पार्लियामेंट कानून बना करके कुछ ऐसा सिस्टम ला सकती है जिससे स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। यानी कि आर्टिकल 262 सीधा सीधा नहीं बताता है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप कानून बना करके ऐसा कोई सिस्टम ला सकते हैं जिसकी मदद से इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके। और आर्टिकल 262 ये भी पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो ऐसा कोई एडजुडिकेटरी बॉडी बना सकते हैं जिसका डिसीजन फाइनल हो। एडजुडिकेटरी बॉडी मतलब जो बॉडी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। तो आर्टिकल 262 के अंतर्गत पार्लियामेंट को पावर है एक ऐसी बॉडी बनाने का जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को। और पार्लियामेंट को ये भी पावर है कानून बना करके उस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को इतना पावर दे दे कि इवन द सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट इंटरफीन इनटू द मैटर। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट कानून बना करके ऐसी बॉडी बना सकती है जिसके डिसीजंस फाइनल एंड बाइंडिंग हो और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर ना कर सके उसके जुरिडिक्शन में, उसके डिसीजन में। तो ये पावर दिया गया पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 262 और पार्लियामेंट ने इस पावर का इस्तेमाल किया और कानून बनाया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 262 ये दो पावर देता है। एडजुडिकेटरी बॉडी बनाइए और उस एडजुडिकेटरी बॉडी को कि जो डिसीजंस हो वो फाइनल एंड बाइंडिंग बना सकते हैं, इवन द सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट इंटरवीन। इस पावर का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने बनाया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 और इसकी मदद से जब जब कोई इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो पार्लियामेंट एक ट्रिब्यूनल बना सकती है इस कानून की मदद से और उस ट्रिब्यूनल के पास पावर होगा उस इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। और ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इवन इन द सुप्रीम कोर्ट। ये किया गया है अंडर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत। लेकिन जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है ये क्लासिकल केस है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट में भी एक इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया, कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल। और कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल का जो फैसला आया उसके खिलाफ दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स, तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट्स, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब नेचुरली यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं उसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता, उसका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग है, फिर ये केस कैसे हुआ है? तो स्टेट गवर्नमेंट्स मूव टू द सुप्रीम कोर्ट यूजिंग स्पेशल लीव पिटीशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 136 एंड सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट ऑल्सो। तो आपको पता होगा स्पेशल लीव पिटीशन का प्रोविजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है किसी भी मामले को किसी भी मामले से रिलेटेड केस को अपने अंतर्गत सुनवाई करने का इन ऑर्डर टू इंश्योर जस्टिस, नेचुरल जस्टिस। और उस प्रोविजन का इस्तेमाल करके कावेरी वाटर डिस्प्यूट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिला है स्पेशल लीव पिटीशन के अंतर्गत कि किसी भी मामले को वो अपने कोर्ट में ले सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर नेचुरल जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पावर का इस्तेमाल करके ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट की सुनवाई की। इस कारण से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कभी कभार ये कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल का मामला
सुप्रीम कोर्ट में लेने के जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको जुडिशियल ओवर रीच बोल करके क्रिटिसाइज भी करते हैं जुडिशियरी को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ड्राफ्ट रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ऑन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from education segment. तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि यूजीसी ने एक ड्राफ्ट नॉर्म बनाया है। इसके हिसाब से अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आकर के कैंपसेस सेट कर सकती हैं। दे विल हैव अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी इन रनिंग दोज कैंपसेस एंड डिसीजन मेकिंग। लेकिन क्या क्राइटेरिया होंगे, कौन से फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आकर के कैंपस सेट कर सकती हैं, वो भी ज़रा देखते हैं। तो ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी जो टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग में आती हो, वो इंडिया में आकर के कैंपस सेट कर सकती है ओनली आफ्टर गेटिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम यूजीसी। उस फॉरेन यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से ऑटोनॉमी होगी अपना फ़ी स्ट्रक्चर डिसाइड करने का, उसमें कोई कैप नहीं होगा। भारत सरकार जैसे नॉर्मली इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक लिमिटेशन लगा देती है कि इससे ज़्यादा फीस नहीं रख सकते, बट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई कैप नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो फ़ी जो होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में इस्टेब्लिश की जाएगी उसके पास ऑटोनॉमी होगी टू रिक्रूट फैकल्टीज एंड स्टाफ्स फ्रॉम बोथ इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। अभी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में परमिशन देने से क्या फ़ायदे होंगे वो ज़रा देखते हैं। हर साल लगभग 4.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जिस कारण से हमारे देश से लगभग 28 to 30 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व आउटफ्लो होता है, जिसको बचाया जा सकता है, कुछ हद तक कम किया जा सकता है अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर कैंपस खोलने लगें तो। और अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर आएंगे तो कॉम्पिटिटिव सिस्टम डेवलप होगा एजुकेशन के अंदर, और जिससे एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ऐसी कुछ बात की गई है। सो दिस डिसीजन ऑफ अलाउिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टू ओपन कैंपसेस इन इंडिया इज़ इन लाइन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। यूजीसी जिसने ये ड्राफ्ट रेगुलेशन अभी रिलीज़ किया, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक ऐसे संस्थान जिसको कानून की मदद से बनाया गया है। दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो ये बॉडी देखती है। तो आप कह सकते हैं कि यूजीसी इज अ रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इट डिस्पर्सेस देम फंड। It is regulated by Department of Higher Education under Ministry of Education. The next article is about fair and remunerative price for sugarcane, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, ये जो करंट न्यूज़ है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये आर्टिकल इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है इट इज एसोसिएटेड विद शुगर केन। शुगर केन में क्या होता है कि जो गन्ने के फार्मर्स होते हैं, शुगर केन के फार्मर्स होते हैं, ये शुगर केन को ले जा करके शुगर मिल्स में बेचते हैं, और शुगर मिल्स किस रेट पे ये शुगर केन खरीदेंगे वो रेट डिसाइड करती है सरकार, और उसी प्राइस को कहा जाता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो इससे एक बेसिक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है शुगर मिल्स के लिए सरकार कि इतने में तो मिनिमम आपको ये शुगर केन खरीदना ही है। सो दिस गारंटीज प्राइस इंश्योरेंस फॉर द शुगर केन टू द शुगर केन प्रोड्यूसर और द फार्मर्स। तो फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP फॉर शुगर केन कैन बी कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू MSP जो 26 क्रॉप्स के लिए होता है। लेकिन अंतर बस यही है कि MSP पे जो क्रॉप्स है वो प्रोक्योर करती है FCI जो भारत सरकार की एजेंसी है, जबकि यहाँ पे शुगर केन प्रोक्योर कर रहे हैं प्राइवेट शुगर मिल्स, उनके लिए प्राइस फिक्स कर देती है भारत सरकार। FRP हो या MSP हो, प्राइस डिटरमाइन करने का तरीका वही है। FRP या MSP दोनों कैसे डिसाइड होता है, तो एक कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, ये रेकमेंड करती है प्राइसेस कि इतना MSP होना चाहिए, इतना FRP होना चाहिए इस साल के लिए। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसके चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री जी खुद होते हैं, वो फाइनल फैसला लेती है। तो CACP रेकमेंड करता है
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, और फाइनली प्राइस को एक्सेप्ट करना और अनाउंस करने का काम, यानी कि डिसाइड करने का काम करती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। ध्यान देने वाली बात यह है कि शुगर केन को FRP सिस्टम के अंतर्गत लाया गया है बाय डिक्लेयरिंग शुगर केन एज एन एसेंशियल कमोडिटी अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। करंट न्यूज़ मैंने पहले भी कहा है इनसिग्निफिकेंट है कि हरियाणा के फार्मर्स धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि FRP को और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि उनको और बेहतर रिटर्न मिल सके ऑन देयर शुगर केन प्रोड्यूस। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ FRP इज इम्पॉर्टेंट। 2015 के UPSC प्रीलिम्स में उन्होंने सीधा सीधा FRP पे ये सवाल पूछा था। दिस वाज द क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको FRP पे दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट इट एंड सबमिट ऑन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मटिया बाग हवा महल, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। यह है मटिया बाग हवा महल एंड इट इज एसोसिएटेड विद लेजेंडरी फोक सिंगर पद्मश्री प्रतिमा बरुआ पांडे जी। तो एक हिस्टोरिक साइट है और अभी करंट न्यूज़ ये है कि आसाम सरकार ने इसको अक्वायर कर लिया है और अब इसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा एज हेरिटेज साइट। आसाम सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स इस मटिया बाग हवा महल को प्रिजर्व करेगी एज अ म्यूजियम इन मेमोरी ऑफ पद्मश्री प्रतिमा बरुआ पांडे। मटिया बाग हवा महल की बात की जाए तो इट इज़ कल्चरल आइकॉन ऑफ गौरीपुर जमींदारी स्टेट। इट वॉज मैट्रिमोनियल हाउस ऑफ फोक लेजेंड सिंगर प्रतिमा बरुआ पांडे। इट वॉज बिल्ड बाय चाइनीज़ कारपेंटर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 1914 में। इसको बनाने में लगभग 10 साल लगे थे। और अगर आप मटिया बाग हवा महल के स्ट्रक्चर को देखें तो इट कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ हिंदुइज्म, मुगल्स एज वेल एज ब्रिटिश आर्किटेक्चर, तीनों का फीचर आपको यहाँ दिख जाएगा। प्रतिमा बरुआ पांडे जी के बारे में पहले भी मैंने बताया, आज एक बार फिर देख लेते हैं। शी वॉज पॉपुलर फॉर ग्वालपरिया लोकगीत। तो ग्वालपरिया लोकगीत में 2 इम्पॉर्टेंट गीत हैं जो उन्होंने गाए हैं, हॉकतीर कन्या एंड ओ मोर मोहत बंधुरे। दोनों ही एलिफेंट से रिलेटेड हैं, इसीलिए शी इज़ पॉपुलरली नोन और फॉन्डली नोन एज हॉतीर कन्या, एलिफेंट्स डॉटर। शी ऑल्सो सॉन्ग ऑफ पॉल रॉबिन्सन, वी आर इन द सेम बोट ब्रदर। ग्वालपरिया लोकगीत के बारे में बात की जाए तो इट इज़ फोक म्यूजिक ऑफ ग्वालपारा, sung in Golporiya language by local people। इसका प्राइमरी थीम लव का होता है, बट बाकी थीम भी हो सकते हैं जैसे नेचर या वर्किंग लाइफ या रिलेशनशिप। इसके अंदर जो मेन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है दोतोरा। सम ऑफ द नोटेड सिंगर, सबसे पहले तो नाम आएगा प्रतिमा बरुआ पांडे जी का, फिर बीना दास, बोठाकुर, मिनी भट्टाचार्य, नजमुल हक etc। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आरोहन स्कीम ऑफ असम गवर्नमेंट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। असम सरकार ने 25 जून 2022 को एक नया स्कीम अनाउंस किया जिसका नाम है आरोहन स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और लगभग 5 स्टूडेंट्स को एक मेंटर असाइन किया जाएगा। एवरी 5 स्टूडेंट विल बी असाइंड 1 मेंटर फॉर 4 years। और मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन बच्चों को अलग अलग स्किल्स में गाइड करें और डेवलप करें। और आरोहन स्कीम के लिए अलग अलग स्कूल्स जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, प्रोविंशियलाइज्ड स्कूल्स होंगे, आदर्श विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अलग अलग स्कूल से बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल इस तरह के हमारे स्टेट में 4,375 स्कूल्स हैं, हर स्कूल से एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल 4,375 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा आरोहन स्कीम के अंतर्गत। कोशिश की जाएगी कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो प्रोपोर्शन है वो बराबर रखा जाए, 50-50 रखा जाए अंडर आरोहन स्कीम। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादातर जो बारिश होती है वो होती है साइक्लोनिक रेनफॉल टाइप। और 5th and 6th शेड्यूल इज एसोसिएटेड विद द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।